नमस्कार जी, आप सभी लोगों का यहाँ आने पर स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले मैं पतलीकुल एसोसिएशन की पूरी टीम, जिसमें हमारे प्रेम शर्मा जी अध्यक्ष है, महामंत्री जी है, ठाकुर साहब और भी सारे जो हमारी पूरी टीम है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पिछले लगभग 6 सालों से कंटिन्यू वो मुझे यहाँ इनवाइट करते हैं और मैं यहाँ पर इसको करने आता हूँ। साथ ही यहाँ पर बहुत सीनियर बुजुर्ग और युवा साथी बैठे हैं मेरे। आप सभी लोग भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इतनी तादाद में शॉर्ट नोटिस में आना ये अपने आप में एक बागवानी के प्रति लगाव को दर्शाता है। आप सभी लोग मुझे जानते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रूनिंग के ट्रेनर के रूप में। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेब तोड़ने के बाद की प्रक्रिया है जो नेक्स्ट फसल के लिए। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपको सबसे पहले इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि कितने ऐसे पोषक तत्व हैं जिसकी ज़रूरत एक सेब को या पौधे को होती है। लगभग 100 में से 96 से 97% ऐसी चीज़ें जी जो हमारे को कुदरत से मिलती है, जिसको आपको डालने की जरूरत नहीं है। जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है उसमें सिर्फ 3 से 4% ऐसी चीज़ें परसेंट ये है कि जिसमें आपको सारे न्यूट्रिशन देंगे, और न्यूट्रिशनों में लगभग 16 से 17 न्यूट्रिशन ऐसे हैं जिसकी पौधों को जरूरत पड़ती है। इसको प्रथम और द्वितीय श्रेणी में आप बांट सकते हैं। प्रथम श्रेणी में आपके जो सबसे ज़रूरी है N, P और K, नाइट्रोजन, सुपर और पोटाश। N सबसे पहले है जी। PNK क्यों नहीं लिखते हैं लोग? KNP क्यों नहीं बोलते? NP और K क्यों? क्योंकि जो सबसे पहले सबसे ज़रूरी है वो है नाइट्रोजन। आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के कितने रूप है और किस रूप में, और पौधा किस रूप में लेगा। नाइट्रोजन, नाइट्रेट, अमोनिकल और यूरिया फॉर्म। और पौधा हमेशा जो नाइट्रोजन लेगा वो नाइट्रेट और अमोनिकल में लेगा। यूरिया जब आप मिट्टी में डालते हैं उसके बाद भी उसका कन्वर्जन होता है नाइट्रेट और अमोनिकल में, लेगा उसी फॉर्म में, यूरिया फॉर्म में नहीं लेगा। इसीलिए अगर यूरिया कभी आप डालते हैं तो हो सके तो लिक्विड फॉर्म में डालें, लिक्विड करके या ड्रिप के माध्यम से या किसी और तरीके से। और नाइट्रेट और अमोनिकल पे ही ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वो सोलोबल भी है 100% और इजीली अवेलेबल हो जाता है प्लांट को। मगर वो निर्धारित करेगा डोज आपको सॉइल टेस्टिंग कि कितनी डालनी है, कितनी कमी है। उसके बाद आता है जी आपका पोटाश, MOP, SOP। SOP घुलनशील है, MOP घुलनशील नहीं है। फर्क बता रहा हूँ मोटा मोटी। MOP में नमक की मात्रा अधिक है, उसमें सल्फर है। सल्फर आपका pH डाउन करता है सॉइल का। तो जो ये कॉम्बिनेशन है जी, इसमें से आप कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं, मगर टाइमिंग अलग अलग होगी। एक तो आती है आपकी 12, 32, 16 सुपर, और ये जो सरकारी खाद्य है इसकी टाइमिंग अलग है। सुपर आप दिसंबर में डालते हैं, पोटाश आप फरवरी में डालते हैं, और नाइट्रोजन आप आगे मार्च में डालते हैं, फूल आने से 20 दिन पहले। मगर जो रहता है 90 डेज, 90 दिन, इसीलिए वो दिसंबर में डाला जाता है ताकि वो आगे आपके मार्च और अप्रैल में काम आए। पोटाश आपके 40 से 45 दिन लेता है, इसीलिए उसको फरवरी में डाला जाता है। नाइट्रोजन सिर्फ मिट्टी में कांटेक्ट में जाने के 15 दिन के बाद लीचिंग शुरू करता है और 22-23 दिन तक लेता है। उसके बाद वो भी वॉश आउट होके नदी में बह जाता है। इसीलिए इसकी अलग अलग टाइमिंग है जी। डालने की टाइमिंग का आपको पता होना चाहिए कि कब कब कौन सी चीज़ें डालें। सोलोबल खाद्य डालने का ही फायदा कि सीधा 20 दिन पहले ही तीनों चीज़ें डाल दो। खाद्य डालने का, कोई भी खाद आप डालते हैं, मान लो आपने 1 किलो खाद का प्लान किया है कि 1 किलो नाइट्रोजन डालूंगा मैं, तो आप सोचेंगे कि पोस्ट हार्वेस्ट में डाल दूं, आप सोचेंगे कि मार्च में डाल दूं। नहीं जी, कभी भी आप ऐसी चीज़ें डालते हैं उसको हमेशा स्प्लिट डोजेज में डालो, तोड़ के 3 बार डालो, 4 बार डालो। पोस्ट हार्वेस्ट में डालो, फूल आने से 20 दिन पहले डालो, सेटिंग के बाद डालो, और फ्रूट डेवलपिंग स्टेज जब वॉलनट से थोड़ा पहले वहाँ डाल दो। बस डालना वो 1 किलो को ही 4 बार तोड़ के, ऐसा नहीं कि किलो 4 किलो ही डाल दिया। तोड़ के जितना आप उसको स्पून फीडिंग कराएंगे थोड़ा थोड़ा करके उतना ही लेगा। अब सेब इतना था जी, आज उसको ज़रूरत है जी 2 बूंदों की, कल को हुआ इतना, फिर हुई 10 बूंदों की, फिर हुआ इतना, तो वो 2 बूंद से थोड़ी नहीं चलेगा।
तो हमारे को हमेशा थोड़ा थोड़ा देते रहना पड़ेगा, स्टेजेस वाइज। न्यूट्रिशन काम करने का तरीका, हमारी ज़मीनों में सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ है, थोड़ा थोड़ा चाहिए, सिर्फ 3 से 4% बैलेंस न्यूट्रिशन, क्योंकि पौधा जो न्यूट्रिशन लेता है वो फ्रूट के रूप में जाता है और हम उस फ्रूट को तोड़ देते हैं, तो न्यूट्रिशन फ्रूट पे चलेगी तो उसको रिफिल करना पड़ता है। तो न्यूट्रिशन पे है, उस पे आपको मैंने बता दिया। जो बाकी सेकेंडरी में आया उसको आपने थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालना है। जिंक हो गया, बोरॉन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज होगा, आयरन हो गया, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा में ज़रूरत है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से आप जितनी भी स्प्रेज करते हैं इतनी ज़्यादा ना करें, इससे ज़्यादा बीमारी आती है। और मैं ये चाहता हूँ कि नीचे से आप ज़्यादा दे तो बेहतर होगा, और वो निर्धारित आपकी सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट्स करेगी। मेरे को ये लगता है जी कि ऐसे बात करने से अच्छा है कि हम आपके क्वेश्चन ज़्यादा लें, क्योंकि हर आदमी का क्वेश्चन हर जगह से आएगा। ठीक है जी, बाकी हम खेत में भी बात करेंगे। देखो जी, सेल डिवीज़न किस चीज़ से होता है? न्यूट्रिशन से होगा ना जी। तो न्यूट्रिशन आप उसमें कम मात्रा में होगा, केमिकल में हाई मात्रा में होगा। अब तो पीजीआर का ज़माना आ गया, 6 सबसे ज़्यादा सेल डिवीजनर है। कैल्शियम करेगा, बोरॉन करेगा, नाइट्रोजन करेगा, सब करेगा, मगर हम वो न्यूट्रिशन तो डाल रहे हैं ना जी। मगर जो आप सेल डिवीज़न की बात कर रहे हैं, साइज़ की बात करें, क्वालिटी की बात करें, मैक्सिमम हमारे को तो ये समझना पड़ेगा, पहले तो आपको बैलेंस क्रॉप लेनी पड़ेगी, आपको वेजिटेशन में काम करना आना चाहिए। ग्रोथ लेना बड़ा चैलेंज होता है, मरे पौधे में ग्रोथ लाना चैलेंज होता है, और ग्रोथ वाले पौधे में कंट्रोल करना बड़ा चैलेंज होता है। तो जिस दिन आप प्रूनिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम और बैलेंस न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं, उससे आप ये चीज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और जब हैवी क्रॉप लग जाए तो फ्रूट थिनिंग पे ज़्यादा जाओ, लाइट पेनिट्रेशन प्रॉपर होनी चाहिए, सेल डिवीज़न तब भी बेहतर होगी, हर चीज़ से बेहतर होगा। और वेजिटेशन में ज़्यादा एनर्जी जाने से भी हमारा गुणवत्ता डाउन आती है जी। तो सेल डिवीज़न भी सब चीज़ें होगी, मगर एक सिस्टम बिठाना पड़ेगा जी दोनों चीज़ों में। पेड़ मर रहे हैं, रूट रॉट और देखो जी, रूट रॉट और जब भी पीएच डाउन होता है मिट्टी का तो फंगल डिजीज फैलते हैं। जैसे पीएच राइज होगा तो बैक्टीरियल ज़्यादा फैलते हैं। तो जैसे ही रूट रॉट फंगल डिजीज फैलने लगे तो मतलब आपका पीएच का गड़बड़ है, पीएच डाउन है आपका। एक तो पीएच मेंटेन करो, दूसरी बड़ी बात है अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो तब भी रूट रॉट आता है। तीसरी बड़ी बात है जी, जो हमारे खोदने की प्रक्रिया है ना जी, जैसे मान लो एक पौधे में रूट रॉट आया, और ये मैक्सिमम बीमारियां कहाँ से आती है जी? नर्सरी से। जब आप नर्सरी से पौधा लेते हैं, तो जब आप नर्सरी से पौधा लेते हैं एटलीस्ट उसको ब्लाइटॉक्स वगैरह में उसको डिप करके उसको थोड़ा सा सैनिटाइजेशन की ओर उसमें एंटीबायोटिक भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद मान लो बीमारी आ गई, उसके बाद हम क्या करते हैं जी? तौलिया बनाते हैं। जब आप तौलिया बनाते हैं तो जो कसी होती है ना जी, कसी में मिट्टी चिपकती है, तो आप यहाँ से दूसरे में गए तो वो यहाँ से फिर पीछे से आपने टीलर चला दिया तो वो तो यहाँ की मिट्टी वहाँ फेंक देगा, तो वो सारे में ही चला जाता है। पानी ना रुके, एक अच्छा ढलान हो, ज़मीन में हल्का सा ढलान हो कि जो पानी, और मैक्सिमम जो है जी पौधे अंदर लग गए हैं, ऊपर से वो गांठें दब गई, जड़ें नीचे रह गई, मिट्टी का ढेर आपने तौलिया वो बनाते हैं ना अरे पर से इकट्ठा करके, वो ढेर इतना हो जाता है मिट्टी का, तो जड़ें यहाँ नीचे होती है और ऊपर से ढेर है, ऊपर से गर्मी पड़ी, नीचे मॉइस्चर हुआ तो ह्यूमिड कंडीशन बनती है जी। फंगस तो ह्यूमिडिटी में फैलेगी। तो जब आप रूट सिस्टम ऊपर ही रखेंगे ना, मतलब बेड रेज करके, जैसे ये मिट्टी है यहाँ ऊपर आपने बेड रेज किया है, जड़ें जब ऊपर ऊपर फ्लोट करेगी तो ये अल्ट्रावेटिक रेस से, जो सूर्य किरणें से, उसे वो सैनिटाइज भी होती रहती है, क्योंकि सूरज की किरणें मारती है ना जी उसको ज़्यादा। तो आपके प्लांटेशन में भी दिक्कत है, और जो कस्सी मारते हैं ना जी आप तौलियों में घस्सा मार के पीछे, वो डैमेज कर देते हैं हम पौधे को, तो वहाँ से जैसे ही घाव पड़ा वहीं से फंगस ज़्यादा एंटर होती है जी। और रूट बोरर और रूट रॉट का चोली और दामन का साथ है जी, पहले एक चीज़ आएगी फिर दूसरी आएगी, उसी लिए हमने अंदर के भाग को छेड़ना नहीं। और जितना आप कम करेंगे, और बाहर सिर्फ आप करो, अगर घास उगता है मल्चिंग कर लो, घास की मल्चिंग कर लो, घास नहीं है तो आप मल्चिंग शीट या मैट बिछा लो। सबसे पहला कदम उठाना जी आजकल सर्दी की फ्लोर मैनेजमेंट से लेकर प्लांट मैनेजमेंट तक आप 100 डे की आप स्प्रे कर सकते हैं, 1.5 किलो 200 लीटर पानी के साथ।
अभी आप स्प्रे करेंगे, कुछ स्प्रे नीचे भी गिरेगी। उसके बाद लगभग 15 से 20 किलो यूरिया आप एक ड्रम में मिक्स करेंगे। पावर स्प्रे स्टार्ट करेंगे और गन से पूरी मिट्टी में स्प्रे मार देंगे। उससे क्या होगा जी, जो फंगस है वो कहाँ रहती है, पत्तों में, वो ये क्या हो जाएगी, यूरिया से जल डिकम्पोस्ट, सड़ जाएगी। या सारे पत्तियां इकट्ठी करके एक गड्ढे में डालो, ऊपर से वेस्ट डिकम्पोजर डाल दो या यूरिया ही उसके ऊपर गिरा दो, वो गड़ के खाद बन जाएगा। पहली बीमारी कंट्रोल आ गई आपकी सर्दी में। कई लोग उसके बाद लाइम सल्फर की स्प्रे कर सकते हैं जनवरी में। जब आप उसकी भी स्प्रे करें तो उससे भी कंट्रोलिंग आएगी। फिर बड़ी बात आती है जी पतझड़, अल्टरनेरिया और मार्सोनिना, मैक्सिमम 2 ही ऐसी चीज़ें हैं ज़्यादातर जो हमारे पत्तों को ख़राब करती है। उसमें अल्टरनेरिया ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। अल्टरनेरिया में अपने ब्राउन से स्पॉट पड़ते हैं, देखो पड़ते हैं ना जी। और मार्सोनिना जब वो पीलापन की ओर जाता है, देखो जी फंगस को मारने के लिए कैसे मरेगी जी फंगस, फंगीसाइड से मरेगी ना जी। तो जो फंगीसाइड है वो अब तो 3 तरह की बोलूँगा मैं, एक कॉन्टैक्ट, एक सिस्टेमेटिक, एक आपने देखा होगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम करके आती है। 3 तरह की आती है। तो जब आप स्टार्टिंग फेज में स्प्रेज करते हैं, चाहे आप बेबिस्टीन की करते हैं, कई लोग रोको डालते हैं, कई लोग माइक्लो बुटालिन डालते हैं जो इंडेक्स वगैरह भी आती है नाम से, तो जो ये चीज़ें हैं जी उसको करते हैं आप स्टार्टिंग फेज में। जब आपके प्री मानसून आता है जी, पहला मानसून शावर होता है, तब तक क्या होता है जी, देखो गर्मी पड़ती है, धरती बिल्कुल गर्म होती है, और जैसे ही पहला शावर आता है तो ह्यूमिडिटी आती है। तो जो फंगस है ना जी वो ह्यूमिडिटी में ज़्यादा फैलती है। तो जब वो 60-65 दिन होते हैं ना जी, तो फंगस आना शुरू हो जाती है। तो ईयर हायर साइड पे है, तो दवाई का पीरियड कम हो जाएगा, वो कम टाइम के लिए काम करेगी। हमेशा जो भी पानी का पीएच है आपका स्प्रे करते हुए, वो लगभग 5 से लेकर 5.5, 6, इससे नीचे और ऊपर नहीं होना चाहिए। पानी का पीएच डाउन होना चाहिए। जैसे ही आप स्टोर वाटर करेंगे ना, जैसे मान लो चश्मे का पानी आया, वो तो प्योर हुआ, 7 पीएच, आपने टंकी में स्टोर किया तो उसका पीएच बढ़ जाएगा। तो जैसे आपका पीएच बढ़ जाएगा तो दवाई असर कम करेगी जी। अब तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है, न्यूट्रिशन के नाम पे आ रही है, पानी में डालो, पानी का पीएच डाउन, उसके बाद दवाई मिला लो। मैं वो आदमी था जी जो 17 18 स्प्रेज करता था। आज मैं ही वो आदमी हूँ जो 4 5 6 में ही पैकू की तो स्प्रे पे स्प्रे होती थी जी हमारी। देखो जी स्प्रिंकलर में पानी बहुत लगना, पानी जहाँ खुला है तो वहाँ स्प्रिंकलर अच्छा है। स्प्रिंकलर अच्छा देखो जी आप स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, आप रेन गन लगा सकते हैं, फिर और सस्ता इलाज बोलो। अब स्प्रिंकलर तो हर कितने लगने ना जी, रेन गन ने आपने कम से कम 60 मीटर का एरिया कवर कर देना। अगर आपके पास ग्रेविटी है या आपको मोटर लगानी है तब तो रेन गन लगा लो। सिर्फ एक काम क्या करना जी, जब भी आप इरिगेशन करते तो आपके पास वेदर स्टेशन अपना होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर हाई नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो जी रूट रॉट वगैरह की प्रॉब्लम आएगी आपकी। वेदर स्टेशन जी आजकल 45-50 हज़ार रुपये में लगभग 25 बीघा के लिए मिल रहे हैं। अभी परसों एक और कंपनी आई थी हमारे पास, उन्होंने बोला कि हम सेम चीज़ आपको 12,000 रुपये में देंगे, तो बढ़िया है। मैं शेयर कर लूँगा जी एसोसिएशन में। हाँ ये फासल वाले नहीं जी, आपने देखे होंगे फासल, हाँ ये लोग तो लगा रहे वेदर। हमारे पीजीए में कोई 60 मेंबर ने लगाया जी अपने वेदर स्टेशन। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन हो जी? स्टैंडर्ड वैरायटी को जो है डेंसिटी में लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं? देखो जी लगा सकते हैं जी आप, बशर्ते फिर आपको रूट स्टॉक सिलेक्शन करना पड़ेगा बड़े अच्छे तरीके से, और डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। कितना? देखो जी आप स्टैंडर्ड वैरायटी में कौन सा प्लान कर रहे हैं आप? नहीं जो जनरल चला हुआ है इधर, जैसे कि M9 है, कुछ जो सीडलिंग से है, कुछ अलग से है, वैरायटी जैसे काला हो गया, रेड। देखो जी जब भी आप गाला लगाए कोशिश ये करें कि M9 के अलावा ना लगाए सीडलिंग वगैरह पे ज़्यादातर। मजबूरी तो सब है ना जी, आने वाले टाइम में आपको साइज़ की इशू बहुत आएगी। M9 बना ही
गाला वगैरह के लिए था क्वालिटी वाइज। तो गाला अगर लगाए तो M9 पे ज़्यादा लगाए, और जो बाकी वेराइटीज़ है उसमें आपको ये करना पड़ेगा। आप सीडलिंग पे भी बागवानी कर सकते हैं। अभी इनका मैंने नीचे 111 पे पौधा देखा जी, क्या खूबसूरत पौधा बना था जी। तो 111 पे भी आप रेड डिलीशियस पे अच्छा काम कर सकते हैं, मगर डिस्टेंस जितना हो सके बढ़िया रखो, ज़्यादा घना नहीं लगाना। देखो जी, अगर आप सीडलिंग पे लगाना चाहते हैं और वैरायटी आपकी स्कारलेट वगैरह है तो आपको लगभग 3 से 4 फुट का गैप तो रखना पड़ेगा सीडलिंग पे। और अगर आप बड़ी वैरायटी पे जाते हैं तो 6-7 फुट पौधा टू पौधा, रो टू रो आपका 10-12 फुट तो होना चाहिए, क्योंकि पेड़ बढ़ना भी है। आप वो चीज़ नहीं कर सकते कि उसको कंट्रोल कैसे करेंगे जाने वाले टाइम में, तो प्रॉब्लम आएगी। डिस्टेंस बहुत अच्छा रखना चाहिए लाइट की वजह से। वहाँ पे ना एक्चुअली रूट रॉट की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, तो जो वो H2O2 वगैरह वो तो देखो जी, फॉर्मोलिन H2O2 वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में पूरा इलाज उससे नहीं मिलेगा। जो नेचुरल फार्मिंग है या ट्राइकोडर्मा और सोडोमोनास, आपके ड्रिप इरिगेशन लगेगा ना जी, साल में 2 से 3 बार आपने ड्रिप के माध्यम से ट्राइकोडर्मा और सोडोमोनास डालते रहना है। नेचुरल फार्मिंग से जो भी तैयार होता है उसको भी डालो, वो भी बेहतर है, वो भी एक तरह की वही फंगस से मल्टीप्लाई करेगा जी। स्टार्टिंग में लगाते हुए आप जल्दी काम करना, 3-4 महीने पहले अपने पिट्स खोद लेना, उसको केमिकल से ट्रीट कर देना, उसके बाद उसको फिर और ऊपर लगाना पौधा, ज़्यादा गहरा नहीं लगा, बेड रेस। किसी और के क्वेश्चन जी? हाँ सर, मेरा एक मैं रतन सिंह हूँ सर। हाँ जी, तो मेरा जो ज़मीन है ना, हमारी ज़मीन है उसमें ये क्या है, शेडी एरिया है, और उसमें पूरे में बीटर है, जो सी बीटर है, जो देखो सी टाइप के कीड़ा होता है एक, हाँ जी, वो पूरे में है, यानी पूरी वाइट ग्रब। देखो जी, वाइट ग्रब का मैं एक परमानेंट सोल्यूशन बताता हूँ आपको। हाँ जी, एक तो होता है जी, 2-3 चीज़ें बताऊँगा। पहले तो आप ट्रैप के माध्यम से, हाँ वो तो कर रहा ट्रैप के आप हूँ, कंट्रोल बिल्कुल कर सकते कर हैं। रहा हूँ। दूसरी बड़ी बात है जी, 2 इलाज। एक जो नीम की खड़ आती है ना, नीम की एक, हाँ जी, उसको आप रेगुलर 4-5 साल तक इस्तेमाल करो, पूरी जमीन में ना 2-2 किलो पूरे उसमें बिखरा। अच्छी, और जो बवेरिया बेसिन आता है ना जी, ट्राइकोडर्मा हो गया, सोडोमोनास हाँ हो जी, गया, बवेरिया बेसिन हो गया, अच्छी, उसको आप डालते रहो 2-3 साल। अच्छी। हाँ, क्योंकि उसमें क्या है नहीं, पूरी ज़मीन में गड्ढा कहीं भी खोदो बस कीड़ा निकल रहा है। हाँ, और पूरा नीम सबसे अच्छा इलाज है जिसका। उसे ऐसे ही फेंकना ऊपर से। हाँ, ऐसे मिक्स करके ना ब्रॉडकास्ट कर देना हल्का हल्का, तो खड़ा है ना नीम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ नीम जी, का रस है, हाँ। तो वो नीचे चला जाएगा, यानी वो उससे, मारेगा नहीं, वो भगा देगा उसको वहाँ से, अच्छा वो नहीं है। आएगा जमीन में। हाँ जी, हाँ जी, व्हाइट ग्रब के लिए तो यही इलाज है। हाँ जी, इंसेक्टिसाइड की ड्रेंच से बचो, जितना हाँ, इंसेक्टिसाइड की ओर जाएंगे ना, हाँ, सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। हाँ, क्योंकि वो पूरी ज़मीन में ना, इससे कंट्रोल तो होगा नहीं वो। नहीं होगा जी। हाँ जी। भी लोड की फोटोग्राफ में ना ये